श्वेता हमारे साथ संयोग से आज तक ढाबा पे मौजूद है। श्वेता, हम आपके पास आए, एक सवाल हम आपको जानकारी दे दें। जब हम खुद कॉलेज में पढ़ा करते थे 25 पैसे में दूध वाली चाय मिलती थी और नींबू वाली चाय 50 पैसे में मिलती थी। संयोग देखिए आज की तारीख में 7 रुपए में दूध वाली चाय है और नींबू वाली चाय 5 रुपए में है। जो किसान उपजाता है वो सस्ता होते गया, दूध देखिए महंगा होता गया। बहरहाल चर्चा कीजिए उन लोगों से, रास्ता क्या है? सही बात है, सीधी सरल चाय की दुकान है हमारी। आज तो मुफ्त की चाय मिल रही है और इनके ढाबे को हमने आज तक ढाबा कह दिया है। लेकिन जीतू, चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, आपकी भी उम्मीद बढ़ चुकी है। इसमें मैं क्या नहीं बोलिएगा, वोट दिया था मोदी को, मोदी जी को ही वोट दिया था। चाय सबको पिलाइए। हम अपनी चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं और इनकम टैक्स बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं जुड़ी हैं, सालों से वही के वही कानून पड़े हैं, वही के वही रियायतें पड़ी हैं, कुछ बदलता ही नहीं है। बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। इसमें हैरानी की बात यह है कि अब तक ये बदला क्यों नहीं। मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ कि ये जो बुलेट ट्रेन, पहली बुलेट ट्रेन ये जो अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में शुरू की जा रही है, ये जो हुंडे कंपनी है साउथ कोरिया की, जिसकी यहाँ पे गाड़ियाँ आ गई हैं, वो ले कर रही है इंडिया के लिए। जो हुंडे कंपनी है, बेस्ट सेलिंग कार है इंडिया के अंदर, वही आकर इसी साल के अंदर हुंडे रेलवे का ट्रैक नहीं करेगी। सारी चीज़ों के अंदर ये संकेत आ रहे हैं कि जो मध्यम वर्ग है वो अपने लिए, अपनी आय के लिए, अपनी आयकर के लिए क्या उम्मीदें कर सकता है? मैडम, यहाँ पैसा बहुत है, यहाँ निकम्मे लोग हैं, कोई दिमाग नहीं लगाता है। ये कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास। आम आदमियों का आप स्टेशन पे जाओ, हाल देखो, वहाँ पे क्या 1-1 लाख आदमी पड़ा होता है वहाँ पर। ये यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहता। आप हुंडे का ले लीजिए, आप वहाँ से ले लीजिए, बाहर से टेक्नोलॉजी, किसी ने मना तो नहीं किया आपको। श्वेता, एक चीज़ हो सकती है, आज जीएसटी को लेके एक मेजर अनाउंसमेंट हो सकती है, और जीएसटी का अगर रोड मैप आज आ जाता है, और जीएसटी एक ऐसी चीज़ है आम हिंदुस्तानी की इन्फ्लेशन, महंगाई को 2% तक कम कर सकती है। कैसे? हाँ, उससे क्या है, बहुत रहे हैं। जी, उसमें क्या है, आज आपने बॉर्डर्स, यानी स्टेट के बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, 3 चीज़ जुड़ी हुई हैं। यहीं दिल्ली जो है हरियाणा यूपी के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ से चीज़ें लेके जानी है तो इतने हैसल्स हैं और टैक्सेशन के इशू हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। जो इंस्पेक्टर राज है वो कम हो जाएगा, करप्शन जो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन को 2% तक कम कर देगा। जीडीपी को बढ़ाने की बात होती है, 1.5% तक बढ़ा सकता है। तो आई थिंक इसका, ठीक है, एक दिन में अनाउंसमेंट नहीं हो सकती क्योंकि स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसका अगर रोड मैप आज एक खाका हमें मिल जाता है तो व्यापारी से लेके आम आदमी तक उस चीज़ को खुशी महसूस करनी चाहिए, बिकॉज एक ऐसी चीज़ है जिसका जाके फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होंगे और आने वाले सालों में आम हिंदुस्तानी की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो चाय की कप की आप बात कर रहे हैं, ये चाय का कप मेरे हिसाब से मात्र जीएसटी से, और पूरी कैलकुलेशन है, 1 रुपया सस्ता हो जाएगा। भैया बताएंगे अगर 7 या 6 रुपए की है तो 1 रुपया ये चाय भी उससे सस्ती हो सकती है, या जो 1 रुपया बढ़ने वाला है वो शायद इससे ना बढ़े। ये चाय तो जिंदल साहब, जी, तो 1 रुपये का जिंदल साहब आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। एक चीज़ हम लोग सभी मानते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या मिडिल क्लास का है, और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स भी मिडिल क्लास है, और सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड क्लास मिडिल क्लास है। जो लोअर क्लासेस हैं उनके लिए गवर्नमेंट की बहुत सब्सिडी है, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं। अपर क्लास को दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा मुसीबत में इस देश में है तो मिडिल क्लास है। इसलिए अगर मिडिल क्लास को छोटी सी राहत भी यदि मिलती है तो उसका जो मंथली बजट है, उसका जो मंथली एक्सचेकर है खर्च करने का, या कहीं वो हाउसिंग लोन लिए रहता है, या वो ऑटो लोन लिए रहता है, या बच्चों की शिक्षा के लिए लोन लिए रहता है, इन सबों के लिए जो उसका मंथली बजट है वो घटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास ही हमारा सबसे बड़ा फोर्सेस है आज की डेट में, और उसे सुविधाएं उन्हें चाहिए, वो चाहते हैं। और जब तक उनकी परचेजिंग कैपेसिटी आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप किसी भी सेक्टर में, चाहे वो घर खरीदें, चाहे वो कार खरीदें, चाहे वो कुछ भी खरीदें। आई थिंक अनिल शर्मा साहब सही कह रहे हैं। ऐसे में अगर हम ये देख लें कि जिस रुपए की हम बात कर रहे हैं, जो रुपया लगातार अधमरा सा नजर आने लगा है, क्या कुछ ऐसा खाका, कुछ ऐसा ढांचा, कुछ ऐसी चीजें बजट में भी आ सकती हैं जिससे वो रुपया भी वापस पंप हो जाए, वापस मजबूत दिखे? रुपए आने से पहले सेकंड क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था आपका, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें 2 चीज़ें को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। पहली बात टैक्स सिंप्लीफिकेशन, और दूसरी बात टैक्स टेररिज्म। जो इस टाइम इनकम टैक्स एक्ट है
और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो एज ए टेररिज्म टाइप हो रहा है। ह्यूज डिमांडें निकाल दी जाती हैं और उसमें लिटिगेशन बढ़ती जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोग उम्मीद करते हैं एज ए प्रोफेशनल्स कि टैक्स टेररिज्म को कम होगा और सिंप्लीफिकेशन बढ़ाया जाएगा। जहाँ तक पैसे का, रुपए का सवाल है आपका क्वेश्चन, मेरा ख्याल है अगर फिजिकल डिसिप्लिन ले आया जाए तो रुपया अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बैंकिंग में बहुत भारी अमेंडमेंट्स आने वाली हैं। वो अमेंडमेंट्स चाहे उस डिसइन्वेस्टमेंट नेशनलाइज बैंक के शेप में हो या उसको जो जो बैड एसेट्स की प्रोविजंस हो रही है जो कि 60,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक जा रही है हर साल बैंकिंग की बैलेंस शीट में, उसको अगर कंट्रोल करके उसको डिस्क्लोजर्स की शेप में लाया जाए तो मेरे ख्याल रुपए में काफ़ी मजबूती आ सकती है। और डॉक्टर साहब, स्थिति तो ऐसी हो गई है कि आजकल बीमार होने में डर लगता है कि पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाए, इलाज कराने लायक पैसे रहे न रहे। श्वेता, बजट में हेल्थ केयर का जहाँ तक तल्लक है वो हमेशा बिल्कुल बैक बेंच पे रहता है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अनिल शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया कि कॉमन आदमी की जो मेन प्रॉब्लम है आज की तारीख में, हाउसिंग वगैरह की तो है ही है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। 70 to 80% जो कॉमन आदमी है उस बेचारे को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हेल्थ का बजट जब तक जीडीपी की एलोकेशन कम से कम 9 से 10% नहीं होगी तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का नहीं बढ़ेगा। और प्राइवेट सेटअप में भी इनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। उनके जो बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं, उनकी दरें कम करनी चाहिए क्योंकि अगर प्राइवेट डॉक्टर इतना कुछ महंगा लेगा तो वो डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो कॉमन आदमी की पॉकेट पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब तक हेल्थ केयर में, उसके बाद में हमारी ड्रग पॉलिसीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ जो 1 रुपये की बनती हैं लेकिन बिकती 150 रुपये की हैं। तो जेनरिक मेडिसिन आनी चाहिए, उनके ऊपर थोड़ी सी बजट के अंदर इन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना बहुत आवश्यक है मेरे ख्याल। अलका जी, ये तो वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है क्या होगा? नहीं, उम्मीदें, मैंने कल जो आर्थिक सर्वे सुना उसमें जिस तरह का बयान किया जा रहा था, मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं क्योंकि बजट अभी आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि मैं एक महिला के तौर पर अगर आपसे बात करूं तो बहुत महिलाओं की ज़रूरतें पूरी कर दे ये बजट बिना बहुत मशक्क़त किए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर ही आलू और प्याज की कीमतें 20 रुपये बढ़ी हैं। और इसी तरह आगे भी जिस तरह से बताया जा रहा है कि बारिश नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा दाम बढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है एक आम गृहिणी के लिए बहुत बड़ा बोझ है। मैं ये नहीं उम्मीद कर रही हूँ कि उसके सपनों का बजट होगा, उसकी उम्मीदों पे खड़ा ये बजट होगा कि वो जिस बजट को सपनों में देखती है कि बहुत आराम से वो खुद भी खा रही है, परिवार को भी खिला पिला रही है, वो उम्मीद मैं नहीं कर रही कल का आर्थिक सर्वे सुनने के बाद। पर फिर भी बहुत चीज़ों में उम्मीद है। जिस तरह से आंगनवाड़ी, बहुत सी महिलाएँ आज भी जो वो परमानेंट नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेकर की बात है। रूरल हेल्थ मिशन में जो हमारी नर्सेज हैं और हमारा जो मिड डे मील स्कीम में जो बहुत सी महिलाएं कुकिंग का काम करती हैं, उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया, उनकी कोई फिक्स आय नहीं की गई। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बजट उन सभी के लिए एक सुरक्षा और एक आर्थिक बजट के तौर पर एक अच्छा उनको जो है वो मिलेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल को लेके प्रसून जी के पास हमें स्टूडियो में लौटना होगा। प्रसून जी, यहाँ पर तो कम से कम ढाबे पर यहाँ पर एक चर्चा करते हुए हमारा वक्त अच्छा बीत रहा है। अच्छे दिन के इंतजार के लिए इससे बेहतर सेटिंग नहीं हो सकती है। प्रसून जी, श्वेता, एक चीज़ जरा हम जानना चाहेंगे, एक चीज़ जरा पूछ लीजिए, अगर चाय वाले से संभव हो, एक चाय कप भेजने में उसे कितना पैसा का फायदा होता है? जी, तो आइए इधर निकल करेंगे, आइए। एक कप चाय आपने कहा 7 रुपए का बेचते हैं, एक कप चाय बेचने में फायदा कितना हो जाता है? कप 1.5 रुपये, 1.5 रुपए का फायदा हो जाता है। प्रसून जी, 1.5 रुपए का हो जाता है। और एक तुरंत जरा पूछिए तो आपके साथ अनिल शर्मा जी बैठे हुए हैं जो घर बनाते हैं, एक घर बनाने में उन्हें कितना फायदा होता है? और एक घर बनाने में अनिल जी आपको कितना फायदा होता है? माइक लेकर बताएं जी। देखिए, घर बनाने में जो फायदे हैं वो दो तरीके से जोड़े जा सकते हैं। एक जो रियलिस्टिक फायदा है, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम। छोटा सा जवाब खाली ले लीजिए, रियल एस्टेट का ही फायदा बता दें। उसने 1.5 रुपए में कह दिया जी, इसलिए कि उनका
जो उनका जगह है जहाँ पे वो हैं, वो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी आम लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो अप्रूवल सिस्टम है, हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, वो एक व्यवस्था से जुड़ी हुई है जिसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ग्रॉस इनकम 5 से 10% होता है। मैं इसमें इंटरवेंट करना चाहूंगा। रियल एस्टेट की बात है, एक एग्जम्पशन की जो है सारा रियल एस्टेट उम्मीद कर रहा है 80 IB, जिससे इन लोगों को भी शायद रिलीफ मिलेगा और आम आदमी हम इस जो बहस में खर्च नहीं जा आता रहे थे, है, दूसरी बहस में जा रहे थे। उनका नारा हम काफी सालों से दे रहे हैं, उसको भी रिलीफ मिल जाए। एक चीज बताइए, हम वहां से अब यहाँ पर आ रहे हैं श्वेता,